बच्चों कक्षा 11 भूगोल विषय की पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इस बुक का बच्चों चैप्टर नंबर 16 जो कि आखिरी चैप्टर है, इस चैप्टर जिसका नाम है बच्चों जैव विविधता एवं संरक्षण। इसके भाग 1 में हमने देखा था कि जैव विविधता किसे कहते हैं, और इस भाग 2 में आज हम देखेंगे कि जैव विविधता के ह्रास किस प्रकार से हो रहा है और उसका संरक्षण किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो बच्चों तैयार हो जाइए आज के भाग के लिए। बच्चों जैव विविधता का ह्रास, जैव विविधता का ह्रास हम ये देख सकते हैं कि जिस प्रकार से जैव विविधता का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो जैव विविधता का ह्रास मानव जनित और प्राकृतिक दोनों कारणों से लगातार रूप से जैव विविधता का ह्रास भी देखा जा रहा है। और नए जैव विविधता वाले जो क्षेत्र है उनका निर्माण बहुत कम हो रहा है। ठीक है, पिछले कुछ दशकों से जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग अधिक होने लगा है। जनसंख्या वृद्धि अधिक हो रही है, साथ ही जो संसाधनों पर जो बोझ हो रहा है वो भी भारी मात्रा में गलत आदतों की वजह से भी यहाँ पर देखा गया है। इससे संसार के विभिन्न भागों में प्रजातियों तथा उनके आवास स्थानों में तेजी से कमी आई है। मैंने बताया बच्चों कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात हमने विकास जैसी संकल्पनाओं के लिए, विकास जैसी चीज़ों के लिए जैव विविधता को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया है। यदि जैव विविधता एक बार नष्ट हो गई तो हमने देखा कि इसमें करोड़ों वर्षों लग जाते हैं नई जैव विविधता तैयार होने में। तो क्या हम इसके लिए तैयार है कि जैव विविधता समाप्त हो जाए? फिर क्या होगा? सोचो बच्चों, फिर क्या होगा? ये जो सुंदर पृथ्वी है इसका नज़ारा किस प्रकार से होगा और हम संसाधनों से विहीन किस प्रकार से जीवन निर्वाह करेंगे? आने वाली जो पीढ़ियां है वो इसके बारे में परेशान होगी। तो जैव विविधता को बचाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो विश्व के कुल क्षेत्र का मात्र 1/4 भाग है, यहाँ संसार की 3/4 जनसंख्या निवास करती है और इसी क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है और इसी क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है। इसी कारण से बच्चों यहाँ पर दबाव ज़्यादा है, जनसंख्या का दबाव है, साथ ही संसाधनों का भी यहाँ पर भारी मात्रा में दबाव देखा गया है। और संसाधनों पर जब दबाव देखा गया है तो वहाँ पर जैव विविधता सिकुड़ती हुई जा रही है। इस विशाल जनसंख्या की जरूरत को पूरा करने के लिए संसाधनों का दोहन और वन उन्मूलन अत्यधिक हुआ है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में पृथ्वी की लगभग 50% प्रजातियां पाई जाती है और प्राकृतिक आवासों का विनाश पूरे जैव मंडल के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 50% जो प्रजातियां है बच्चों, 50% प्रजातियां केवल उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में पाई जाती है। अत्यधिक मात्रा में जैव विविधता इस क्षेत्र में पाई जाती है। और बच्चों जो विभिन्न देशों ने, विभिन्न सरकारों ने और स्थानीय लोगों ने यहाँ पर किस प्रकार से विखंडन किया, किस प्रकार से जमीनों का कार्य किया, गहन कृषि की और विभिन्न कार्यों के द्वारा संसाधनों पर लगातार रूप से दबाव होने के कारण इन क्षेत्रों को लगातार रूप से सिकुड़ता हुआ छोड़ दिया गया। तो यह भी हानिकारक यहाँ पर होगा। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी उद्गार, दावानल अर्थात आग लगना, सूखा आदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणी जात और वनस्पति जात को क्षति पहुंचाते हैं और परिणाम स्वरूप संबंधित प्रभावित प्रदेशों की जैव विविधता में बदलाव आता है। तो प्राकृतिक आपदाएं जो हैं यह भी जैव विविधता को प्रभावित करती है, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, मानव इसमें कुछ नहीं कर सकता। साथ ही जो प्राकृतिक रूप से जैव विविधता में बदलाव आता है, स्वांगीकरण की वजह से प्रकृति अपने आप में इसको संतुलित कर सकती है, इतनी इसमें क्षमता होती है। कीटनाशक और अन्य प्रदूषक जैसे हाइड्रोकार्बन्स और विषैली भारी धातु संवेदनशील और कमजोर प्रजातियों को नष्ट कर देती है। यह भी यहाँ पर देखा जाता है। वर्तमान में भी हम देखें बच्चों तो मोबाइल या दूसरे प्रकार के रेडिएशंस से जो इस प्रकार के जंतुओं को नुकसान पहुंच रहा है, जैसे कि पक्षी है या तितलियां है या इस प्रकार के जंतुओं को भारी मात्रा में नुकसान पहुंच रहा है, ये रेडिएशंस का प्रभाव यहाँ पर देखा गया है। तो लगातार वैज्ञानिक इस पर प्रयासरत है कि विकास की जो अवस्थाएं हैं, जो विकास हमने किया है उसका कितना हमें नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, तो वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं है लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई, उन्हें विदेशज प्रजातियां कहा जाता है, जो कि वहां की उस स्थान की प्रजाति ना होकर के किसी दूसरे स्थान से लाई गई है, विदेशज प्रजातियां कही जाती है। कई ऐसे उदाहरण है जब विदेशज प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र में प्राकृतिक या मूल जैव समुदाय
को व्यापक नुकसान हुआ है। इस प्रकार के उदाहरण भी देखे जाते हैं। जैसे कि हम भारत की बात करें तो भारत में एक कांग्रेस घास आई थी, ठीक है। एक कांग्रेस घास ने आकर के यहाँ पर जो स्थानीय जो प्रजाति है, स्थानीय जो पादप के जो क्षेत्र है, उनको नष्ट कर दिया। ये अपने आप में बढ़ जाती है, अपने आप में इसका विस्तार हो जाता है और बहुत तेज गति से इसका विस्तार होता है। तो जिसे गाजर घास या कांग्रेस घास कहते हैं, उसने भारत में काफ़ी बड़ी मात्रा में, जो कि विदेशज है, बाहर से आई हुई है, उस विदेशज घास ने क्या किया है, भारत में बड़ी समस्या पैदा की है। इसी प्रकार का एक उदाहरण यदि मैं कहूँ बच्चों, तो ऑस्ट्रेलिया में खरगोशों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। उनको कंट्रोल करने के लिए यूरोप से कुछ लोमड़ियाँ लाई गई थी, ठीक है। उस लोमड़ियों को ऑस्ट्रेलिया लाया गया और लाकर के जब वहाँ पर छोड़ा गया तो उन्होंने भी जैव विविधता में भारी परिवर्तन किया। विदेशज जाति है, वहाँ पर भारी मात्रा में वहाँ पर चेंज किया गया। तो विदेशज जो जाति है वो भी स्थानीय जो जैव समुदाय है उसको डिस्टर्ब करती है। पिछले कुछ दशकों के दौरान कुछ जंतुओं जैसे बाघ, चीता, हाथी, गैंडा, मगरमच्छ, मिंक, पक्षियों का उनके सींग, सूंड और खालों के लिए निर्दयपूर्वक अवैध शिकार किया जा रहा है। जो शिकार की जैसी जो समस्या है वो भी यहाँ पर देखी जाती है, जिससे कि जैव विविधता प्रभावित होती है, पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ पर प्रभावित होता है। हमने देखा कि एक पारिस्थितिक, जैसे मगरमच्छ, बच्चों मगरमच्छ का अत्यधिक मात्रा में शिकार कर लिया या उनकी संख्या कम हो गई तो वहाँ पर रहने वाले जो जलीय जीव है उसके पारिस्थितिकी तंत्र में भारी मात्रा में परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके फलस्वरूप कुछ प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर आ गई है, कुछ प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर आ गई है। अब जैव विविधता के ह्रास के कारणों की बात करें हम तो प्राकृतिक कारण कौन कौन से हैं? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है और हमने देखा था बच्चों की 99% जो जैव विविधता है वो समाप्त हो चुकी है। ये किसकी वजह से हुआ है? यह जलवायु परिवर्तन की वजह से हुआ है। लगातार रूप से पृथ्वी पर जो जलवायु का परिवर्तन हुआ है, तो जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक कारण है। ज्वालामुखी उद्गार, इसकी वजह से भी जैव विविधता प्रभावित होती है। पृथ्वी पर उल्काओं का टक्कर, पृथ्वी एवं उल्काओं का टक्कर होना, इससे भी जैव विविधता प्रभावित होती है। और सूखा और अकाल पड़ना, इससे भी जैव विविधता प्रभावित होती है। लेकिन ये प्राकृतिक कारण है, ठीक है। जो ये प्राकृतिक कारण है इस पर नियंत्रण हो सकता है, इस पर कार्य हो सकता है। प्रकृति अपने द्वारा किए गए कार्यों को प्रभावित ज़्यादा नहीं होती है और दूसरे रूप में उसको कार्य कर लिया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो मानव जनित जो कारण है बच्चों, ये मानव जनित कारण ज़्यादा नुकसानदायक है, ज़्यादा हार्मफुल है। अब इसमें पहला यदि हम बात करें आवास का ह्रास होना, जो स्थानीय आवास है बच्चों, जो स्थानीय आवास है उनको खत्म कर दिया गया। चाहे घास के मैदान हो, घास के मैदानों पर हम विस्तृत खेती करने लग गए, ठीक है। इसके अलावा यदि बच्चों में बात करूं तो मैंग्रोव जो क्षेत्र है, जो मैंग्रोव जो क्षेत्र है उनको भी हमने समाप्त कर दिया है। उनके वहां पर भी विभिन्न प्रकार की जो खेती है, चाहे झींगा कृषि है, चाहे मत्स्य पालन है, इनके मार्फत, इनके द्वारा हमने उन मैंग्रोव वनस्पतियों को भी समाप्त कर दिया, उनके आवासों को समाप्त कर दिया, उनको खत्म करने की ओर प्रयासरत मानव किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो आवास है, जो जैव विविधता के जो क्षेत्र है, उनके जो आवास है स्थानीय प्रजातियों को, उनको भी ह्रास करते जा रहे हैं, समाप्त करते जा रहे हैं। दूसरा कारण है बच्चों विखंडन। हमने जैव विविधता के जो क्षेत्र है उनका विखंडन कर दिया, उनके टुकड़े कर दिए विभिन्न कारणों से, चाहे विकासात्मक कार्य हो, चाहे विभाजन हो, चाहे देशों का विभाजन हो, चाहे राज्यों का विभाजन हो, विभिन्न कारणों से हमने उनका विखंडन कर दिया। और विखंडन करने के पश्चात वहां पर जैव विविधता कम पाई गई है भी देखा गया है। संसाधनों का आवश्यकता से अधिक विदोहन, यह तो बच्चों बहुत मुख्य बात है। यदि आवश्यकता अनुसार ये संसाधनों का हमने अच्छे से विदोहन करे तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से बहुत ज़्यादा मात्रा में लालच के द्वारा हमने इसको विदोहन करते हैं, जिससे कि संसाधनों पर भारी मात्रा में दबाव आता है। गहन कृषि या गहरी कृषि, गहन कृषि के द्वारा भी यदि हम क्या करते हैं, उन क्षेत्रों पर ज़्यादा दबाव डालते हैं, जिससे क्या होता है, अब गहन कृषि करते क्यों है? क्योंकि जनसंख्या को खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए बच्चों गहन कृषि आवश्यक हो जाती है। और गहन कृषि करने के बाद वहां पर जो क्षेत्र है, जो जैव विविधता वाला जो क्षेत्र है बच्चों, वहां पर वो समाप्ति की ओर हो जाता है। रोग एवं व्याधियां, विभिन्न प्रकार के जो रोग है, विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, चाहे वो कीटनाशकों से की वजह से हो, चाहे वो दूसरे रासायनिकों की वजह से हो, वहाँ पर भी इसके वजह से भी जैव विविधता प्रभावित होती है। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण का बच्चों बहुत
बड़ा योगदान है जैव विविधता को समाप्त करने के लिए, उसके ह्रास के लिए। यहाँ पर हम यदि भारत की बात करें तो दामोदर नदी, जो दामोदर नदी है वह भारी मात्रा में प्रदूषित हो रही है। अब क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर हम विकासात्मक कार्य कर रहे हैं, कोयले जैसी खदानों से कोयला प्राप्त कर रहे हैं, वहाँ पर विभिन्न फैक्ट्रियाँ लगी हुई है, तो दामोदर नदी जो है वो प्रदूषित हो चुकी है, वो जैविक मरुस्थल के रूप में कार्य करती है। ठीक है, और वहाँ पर जो उसका विविधता वाला जो क्षेत्र था, जो वहाँ पर उसका पारिस्थितिकी जो क्षेत्र था, पारिस्थितिकी तंत्र उस नदी में कार्य कर रहा था, वो समाप्त प्राय हो गया है। जननिक रूपांतरण की वजह से हमने विभिन्न प्रकार के कई इस प्रकार के प्रयोगात्मक कार्य किए, जिससे कि रूपांतरण हुआ, एक प्रजाति का दूसरे प्रजाति में रूपांतरण हुआ, उसमें संकरण करवाया। इसके वजह से भी जो जैव विविधता प्रभावित होती है। पर्यटन उद्योग भी इसके प्रमुख कारक है। हमने ऐसे क्षेत्रों में पर्यटन खोल दिए जहां पर हमें नहीं जाना चाहिए था, पर्यटन के क्षेत्र बना दिए गए उन क्षेत्रों को जिस पर नहीं जाना चाहिए था, और इस वजह से वहां की जो प्रजातियां है, चाहे वो जंतु प्रजाति हो चाहे पादप प्रजाति हो, प्रभावित होती है। प्राकृतिक संसाधनों व पर्यावरण संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN ने संकटापन्न पौधे व जीवों की प्रजातियों को उनके संरक्षण के उद्देश्य से 3 वर्गों में विभाजित किया है। तो IUCN इस पर कार्य कर रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। संकटापन्न प्रजातियां, पहली है संकटापन्न प्रजातियां। इसमें वे सभी प्रजातियां सम्मिलित है जिनके विलुप्त हो जाने का खतरा है। सभी प्रजातियां जो लुप्त हो चुकी है या लुप्त हो जाने का जिसका खतरा है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब IUCN विश्व की सभी संकटापन्न प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट के नाम से सूचना प्रकाशित करती है। रेड लिस्ट जो रेड बुक है वहां पर इस सूचना प्रकाशित करती है कि ये जो प्रजातियां है यह संकटापन्न है, जो कि समाप्ति की ओर है। दूसरा है सुभेद्य प्रजातियां। इसमें वे प्रजातियां सम्मिलित है बच्चों जिन्हें यदि संरक्षित नहीं किया गया या उनके विलुप्त होने में सहयोगी कारक यदि जारी रहे तो निकट भविष्य में उनके विलुप्त होने का खतरा है। निकट भविष्य में उनके विलुप्त होने का खतरा है। यदि जिस प्रकार की गति, जिस प्रकार की समस्या वर्तमान में है वो बरकरार रही तो उनके विलुप्त होने का खतरा है। उन्हें हम सुभेद्य प्रजातियों में शामिल करते हैं। इनकी संख्या अत्यधिक कम होने के कारण इनका जीवित रहना सुनिश्चित नहीं है। ठीक है, इनकी संख्या कम होती जा रही है। तीसरी है दुर्लभ प्रजातियां, रेयर स्पीसीज। संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। ये प्रजातियां कुछ ही स्थानों पर सीमित है या बड़े क्षेत्र में विरल रूप से बिखरी हुई है। बहुत कम संख्या इनकी है और इस प्रकार की जो लिस्ट है वो IUCN लगातार रूप से हर साल जारी करती है कि यह इन प्रकार की जातियां इस प्रकार की लिस्ट में शामिल की गई है। अब जैव विविधता का संरक्षण बच्चों हम किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में देखते हैं कि जैव विविधता की क्या होती है, इसमें ह्रास किस प्रकार से हो रहा है, कमी किस प्रकार से आ रही है और इनका संरक्षण हम किस प्रकार से करेंगे, इसको भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो मानव के अस्तित्व के लिए जैव विविधता अति आवश्यक है। जीवन का हर रूप एक दूसरे पर इतना निर्भर है कि किसी एक प्रजाति पर संकट आने से दूसरे में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है, हम बता चुके हैं। तो इससे पर्यावरण में गिरावट उत्पन्न होती है और अंततः मनुष्य का अपना अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। तो बच्चों जैव विविधता का संरक्षण करना बहुत आवश्यक हो गया है कि एक दूसरे पर जातियों का एक दूसरे पर अंतर संबंध इतना गहन तरीके से है कि यदि एक जाति विलुप्त हो जाए, समाप्त हो जाए या पर्यावरण में गिरावट आ जाए तो मानव के संसाधनों में समस्या हो सकती है और यह भी हो सकता है कि मानव का खुद का अस्तित्व भी संकट में आ जाए। आज यह अति अनिवार्य है कि मानव को पर्यावरण मैत्री संबंधी पद्धतियों के प्रति जागरूक किया जाए और विकास की ऐसी व्यवहारिक गतिविधियां अपनाई जाए जो दूसरे जीवों के साथ समन्वित हो और सतत पोषणीय हो। ठीक है बच्चों, ना केवल विकास आवश्यक है बच्चों, विकास की अनिवार्यता बरकरार रहेगी। विकास तो आवश्यक ही है, हम किसी भी कीमत पर विकास को नहीं रोक सकते, लेकिन इस प्रकार के हम कार्यक्रम कर सकते हैं कि जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को भी संसाधनों की सतत प्राप्ति होती रहे। ठीक है, तो यहां पर हमें इस प्रकार के कार्यक्रम अपनाने पड़ेंगे, इस प्रकार के कार्य करने पड़ेंगे जिससे कि सतत पोषणीय विकास की प्राप्ति हो सके। इस तथ्य के प्रति भी जागरूकता बढ़ रही है कि संरक्षण तभी संभव और दीर्घकालिक होगा जब स्थानीय समुदायों व प्रत्येक व्यक्ति की इसमें भागीदारी होगी। प्रत्येक व्यक्ति की इसमें भागीदारी होगी, विशेष रूप से बच्चों स्थानीय समुदायों
स्थानीय जो क्षेत्र है, जिन क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, स्थानीय क्षेत्रों का वहाँ पर योगदान हो, क्योंकि वो सालों से, सैकड़ों सालों से उन क्षेत्र में निवास करते हैं। वो जानते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की पादप है, किस प्रकार के जंतु है और उनको किस प्रकार से हम कार्य उन पर कर सकते हैं। तो स्थानीय समुदायों का और प्रत्येक व्यक्ति की इसमें भागीदारी सुनिश्चित होनी आवश्यक है। केवल ये कार्य सरकारों का या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का ही नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है और प्रत्येक व्यक्ति को उस पर कार्य भी करना चाहिए। इसके लिए स्थानीय स्तर पर संस्थागत संरचनाओं का विकास आवश्यक है। केवल प्रजातियों का संरक्षण और आवास स्थान की सुरक्षा ही अहम समस्या नहीं है, बल्कि संरक्षण की प्रक्रिया को जारी रखना भी उतना ही जरूरी है। तो संस्थागत विकास भी आवश्यकता है। और वर्तमान स्वरूप में यदि हम देखें तो भारत सरकार ने और विभिन्न राज्य सरकारों ने इस पर कार्य भी किया है, ठीक है। और लगातार रूप से हमारी जो सरकारें हैं, चाहे एनजीओ है, चाहे विभिन्न प्रकार के जो इससे लाभान्वित जो समूह हैं, वो कार्य कर रहे हैं। स्थानीय समुदाय भी इस पर कार्य कर रहा है कि किस प्रकार के कार्य करने से जो जैव विविधता बरकरार रहे और इस पर संकट नहीं आए, ठीक है बच्चों। सन 1992 में ब्राजील के रियो द जेनेरियो में हुए जैव विविधता के सम्मेलन, अर्थ समिट जिसे हम कहते हैं, में लिए गए संकल्पों का भारत सहित अन्य 155 देशों सहित हस्ताक्षरी है। रियो द जेनेरियो में जब पहला अर्थ समिट हुआ था, कब हुआ था? 1992 में, ठीक है। और उसके बाद रियो +10, रियो +20 आदि सम्मेलन भी हो चुके हैं, ठीक है। तो बच्चों देखने वाली बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी लगातार इस पर काम कर रही है और विश्व समुदाय का ध्यान भी इस ओर आकर्षित हुआ है और वहां पर भी चिंता जताई गई है कि किस प्रकार से जैव विविधता को बचाया जाए और समेकित रूप से पूरा विश्व समेकित रूप से इस पर कार्य करे। विश्व संरक्षण कार्य योजना में जैव विविधता संरक्षण के निम्न तरीके सुझाए गए हैं। अब वो कौन कौन से सुझाए गए हैं वो देखते हैं। पहला है संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए, समेकित रूप से प्रयास करने चाहिए जो कि संकटापन्न प्रजाति है। दूसरा है प्रजातियों के लुप्त होने से बचाने के लिए उचित योजनाएं व प्रबंधन अपेक्षित है। तो ऐसी योजनाएं और प्रबंधन करना चाहिए जिससे कि प्रजातियों को लुप्त होने से बचाया जा सके। और तीसरा है खाद्यान्नों की किस्में, चारे संबंधी पौधों की किस्में, इमारती लकड़ी के पेड़, पशुधन, जंतु व उनकी वन्य प्रजातियों की किस्मों को संरक्षित करना चाहिए। बच्चों सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि खाद्यान्नों की किस्में जो है, विभिन्न प्रकार की खाद्यान्नों की किस्में हैं, ये बरकरार रहनी चाहिए। यहाँ पर विविधता अति आवश्यक है क्योंकि यही यदि खाद्यान्न की समानता होगी, यदि विविधता कम होगी तो बड़ी संकट आ सकता है। भविष्य में किसी भी प्रकार के संकट को यदि रोका जाए तो उसके लिए हमें विभिन्न जो खाद्य पदार्थ है, खाद्यान्न है, चारा है, इमारती लकड़ी है, पशुधन है, अर्थात न केवल पादप बल्कि जंतुओं की भी विविधता आवश्यक है। यहाँ पर ये कार्य करना चाहिए। प्रत्येक देश को वन्य जीवों के आवास को चिन्हित कर उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। ये प्रत्येक देश की जिम्मेदारी भी है। प्रजातियों के पलने, बढ़ने, विकसित होने के स्थान सुरक्षित व संरक्षित करें और इस पर सभी देशों ने कार्य भी किया है। भारत जैसे देशों ने भी इस पर कार्य किया है, चाहे वो नेशनल पार्क हो, सेंचुरी हो या रिजर्व क्षेत्र हो, इस पर भी कार्य यहाँ पर भारी मात्रा में। उसके बाद जो रियो द जेनेरियो में सम्मेलन हुआ था बच्चों, उसके बाद भारी मात्रा में कार्य हुए हैं। वन्य जीवों व पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुरूप हो। खास तौर पर जो संकटापन्न प्रजाति है उनका व्यापार निषिद्ध कर दिया गया है, कानूनी रूप से उस पर लगाम लगा दी गई है और यदि जरूरत हुई तो उसको नियमों से आबद्ध किया गया है। तो इस प्रकार के कार्य यहाँ पर किए गए हैं। भारत सरकार ने प्राकृतिक सीमाओं के भीतर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बचाने, संरक्षित करने और विस्तार करने के लिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 पारित किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 जो भारत सरकार की तरफ से पारित हुआ था, जिसके अंतर्गत नेशनल पार्क, पशु विहार जिसे सेंचुरी कहते हैं स्थापित किए गए तथा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किए गए और देश में विभिन्न स्थानों पर इनकी उपस्थिति, इनका क्षेत्र निर्धारण किया गया और उस पर लगातार कार्य भी किए गए हैं। वर्तमान में बच्चों काफी विकसित अवस्थाओं में है और लगातार रूप से नए नेशनल पार्क, नए सेंचुरी, नए रिजर्व क्षेत्र भी बनाए जा रहे हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से बच्चों हम देख सकते हैं कि वह देश जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है उनमें संसार की सर्वाधिक प्रजातीय विविधता पाई जाती है, महाविविधता केंद्र कहलाते हैं। तो जो देश, अब हम जानते हैं कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है बच्चों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के वे देश जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में जैव विविधता मिलती है उन्हें महाविविधता केंद्र या मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स कहते हैं। उन देशों को चिन्हित किया गया है, उनकी संख्या कितनी है, 12 है। हमारी किताब के अनुसार उनकी संख्या 12 है, जिनका नाम है मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, ब्राजील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर, चीन, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ये 12 देश हैं बच्चों जिनको चिन्हित किया गया है मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स के रूप में, और यहाँ पर जैव विविधता उच्च मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, और उन्हें किस प्रकार से बरकरार रहे, उनका विकास हो, इस पर भी कार्य हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब भारत के जो हॉट स्पॉट है इसके बारे में बात कर सकते हैं। भारत में वर्तमान में 4 हॉट स्पॉट हैं। पहला जो हॉट स्पॉट है वो हिमालय क्षेत्र में है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हिमालय क्षेत्र को हॉट स्पॉट घोषित किया है। दूसरा है इंडो बर्मा जो क्षेत्र है, यहाँ पर हमारा पूर्वोत्तर भारत और सिक्किम आदि जो क्षेत्र है वो आता है। साथ ही बर्मा या म्यांमार जो जिसे हम कहते हैं उसका भी हिस्सा आता है। लेकिन भारत की यदि हम बात करें तो ये क्षेत्र दूसरा हॉट स्पॉट है। तीसरा हॉट स्पॉट है पश्चिमी घाट बच्चों। पश्चिमी घाट में भारी मात्रा में जैव विविधता मिलती है, और आज भी हम देखते हैं कि हिमालयी क्षेत्र, ये दोनों हिमालयी क्षेत्र और पश्चिमी घाट में, साथ ही बच्चों यह भी देखा जाता है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहां पर सुंडालैंड के नाम से हॉट स्पॉट घोषित किया गया है। तो ये हॉट स्पॉट्स में हम लगातार रूप से देखते हैं, पढ़ते हैं कि नई नई प्रजातियां पाई जाती है, उनको ध्यान में लाया जाता है। वैज्ञानिक लगातार रूप से इस पर कार्य भी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इन देशों में समृद्ध महाविविधता के केंद्र स्थित है। ऐसे क्षेत्र जो अधिक संकट में हैं उनमें संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN ने जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया है। हॉट स्पॉट उनकी वनस्पति के आधार पर परिभाषित किए गए हैं। तो यहाँ पर हॉट स्पॉट बताए गए हैं, और भारत में भी 4 हॉट स्पॉट मौजूद है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। पादप महत्वपूर्ण है क्योंकि यही किसी पारितंत्र की प्राथमिक उत्पादकता को निर्धारित करते हैं। हम देख चुके हैं बच्चों कि पादप उत्पादक होते हैं, उसके पश्चात उपभोक्ता, विभिन्न उपभोक्ता, चाहे प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो, तो पादपों के ऊपर ही उपभोक्ता निर्भर होते हैं। तो प्राथमिक रूप से जो पारितंत्र की प्राथमिक जो उत्पादकता है वो ये निर्धारित करते हैं पादप। यह भी देखा गया है कि ज़्यादातर हॉट स्पॉट में रहने वाले प्रजाति भोजन, जलाने के लिए लकड़ी, कृषि भूमि और इमारती लकड़ी आदि के लिए वहां पाए जाने वाली समृद्ध पारितंत्रों पर ही निर्भर है। इस प्रकार की चीजें भी यहाँ पर देखी गई है। उदाहरण के लिए मेडागास्कर में पाए जाने वाले कुल पौधों व जीवों में से 85% पौधे व जीव संसार में अन्यत्र कहीं भी नहीं पाए जाते। कितनी समृद्ध जैव विविधता वहां पर पाई जाती है, दूसरी जगह पर वहां पर नहीं पाई जाती। केवल उन्हीं स्थानों पर ही, मेडागास्कर में ही 85% जो पौधे और जीव है वो संसार में अन्यत्र नहीं मिलते, केवल मेडागास्कर में ही मिलते हैं बच्चों। अन्य हॉट स्पॉट जो समृद्ध देशों में पाए गए हैं वहाँ कुछ अन्य प्रकार की समस्याएं हैं। हवाई द्वीप जहाँ विशेष प्रकार के पादप जंतु प्रजातियां मिलती है वह विदेशज प्रजातियों के आगमन और भूमि विकास के कारण असुरक्षित है। तो विदेशज प्रजाति भूमि विकास के कार्य वहां पर हुए हैं और इस वजह से वहां का जो हॉट स्पॉट है वो प्रभावित हुआ है। तो इस तरीके से बच्चों आज की क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार की जैव विविधता का ह्रास हो रहा है और उसके संरक्षण कौन कौन से हैं और संरक्षण के कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगली क्लास में हम इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न करेंगे। धन्यवाद बच्चों।